कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी थी ml/ne² टाउ ए। इसको आप लिख सकते हो रो L/A, इसको हम लिख सकते हैं L/सिग्मा है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि रो का मतलब है m/ne² टाउ और सिग्मा इज ए 1/रो, रो इज ए 1/सिग्मा, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों। और ये हम लोगों ने कंडक्टर्स के लिए बात की थी। कंडक्टर्स एक सिलिंड्रिकल वायर है अपने पास में, एरिया ए है, लेंथ एल है। देखो ये जो टर्म है ना, ये वाला m/ne² टाउ, इसी से रिलेटेड है आपका ये रो और इसी से रिलेटेड है ये सिग्मा। तो ये पूरी की पूरी जो फैमिली है ये इंटरनल पैरामीटर है, इंटरनल कांस्टेंट पैरामीटर। हम चाहे भी तो भी गिवन वायर के लिए इनको नहीं बदल सकते। इंटरनल कांस्टेंट पैरामीटर। अगर मान लीजिए कि हमको जिंक दिया गया है, Zn वायर दिया गया है, तो Zn वायर में जो आपका n है स्मॉल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। E फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं घटा बढ़ा सकते। टाउ रिलैक्सेशन टाइम कोई चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर को हमने वहां पे काउंट ही नहीं किया हुआ है, तो टेम्परेचर बदलने का कोई रोल नहीं है, तो इसको भी नहीं बदल सकते। m आपका इलेक्ट्रॉन का मास है, वो भी नहीं बदल सकते। लेकिन जो L और A है, L और A ये एक्सटर्नल पैरामीटर्स है। हम इनको चाहें तो बदल सकते हैं। हम वायर को काट देंगे तो लेंथ बदल जाएगी, हम वायर को खींच देंगे तो लेंथ बदल जाएगी, एरिया भी चेंज हो जाएगा। काटने वाले केस में लेंथ बदलेगी, एरिया नहीं बदलेगा। ये बात समझ पा रहे हो ना? अगर आप वायर को कट करोगे तो लेंथ तो बदलेगी, लेकिन एरिया नहीं बदलेगा। तो ये L और A एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं। तो इंटरनल पैरामीटर्स में हम कोई चेंजेस नहीं करने वाले, एक्सटर्नल पैरामीटर्स में चेंजेस करेंगे। तो फार्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंशन में लाया जाए। अगर आप इस वायर का मास निकालो, मास ऑफ वायर, अब यहाँ पे वायर के मास को हमने कैपिटल M से लिख दिया, तो क्या होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लंबाई और साथ में डेंसिटी D, तो M बराबर हो जाएगा ALD। एक्सटर्नल पैरामीटर्स बदलेंगे और हमने ये वाला फार्मूला पिक किया है R = ρL/A, क्योंकि रो तो इंटरनल है, इसमें तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। अब देखिए हम यहां से L को गायब कर देते हैं फार्मूले में। जो रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है, इसमें हम L को गायब करते हैं, तो क्या बनेगा ρ/A। L की जगह पे लिख सकते हो m/AD, तो ये बन गया R = ρm/A²D। अब अगर हम यहां से A को गायब कर दें तो A बराबर हो जाएगा m/LD। तो रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है R = ρL/A। ρL A की वैल्यू क्या है m/LD, m/LD। तो R बराबर हो जाएगा ρdL²/m। मतलब हमने फार्मूले को मास के टर्म में बदल दिया। मास किसका? वायर का। तो देखिए रिजल्ट में क्या आ चुका है। एक तो रिजल्ट आ चुका है R = ρL/A, जो बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों को याद रहता है, R = ρL/A। एक फार्मूला आ चुका है ρdL²/कैपिटल है, ये वाला। देखो इस फार्मूले में कहीं एरिया नहीं है। और एक फार्मूला आ चुका है ρm/BA²। ये रिजल्ट आ चुका है। अब जो आगे कंडीशन कही जा रही है उस पर ध्यान देना।
गिवन वायर को खींचेंगे, फोल्डिंग करेंगे, या तो खींचेंगे या फोल्डिंग करेंगे। तो जब तुम ये काम करोगे कि गिवन वायर के साथ स्ट्रेचिंग करोगे, फोल्डिंग करोगे, तो लगाइए अपना कॉमन सेंस। गिवन वायर फोल्डेड, मोड़ सकते हो आप इसको, फोल्ड कर सकते हो, और या फिर स्ट्रेच कर सकते हो। तो गिवन वायर फोल्डेड और स्ट्रेच्ड। अगर आप वायर के साथ में ये वाला काम करोगे तो देखो 100% कैपिटल M जो वायर का मास है वो तो बदल नहीं जाएगा। बोलो भाई, क्या फोल्डिंग करने से, स्ट्रेचिंग करने से वायर का मास बदल जाएगा? कभी नहीं। जो डेंसिटी है वायर की वो भी नहीं बदल जाएगी। अगर वायर कॉपर का है तो वो खींचने के बाद और फोल्डिंग करने के बाद भी कॉपर का ही रहेगा, डेंसिटी भी बदल जाएगी। जो आपका ये रो है वो भी नहीं बदल जाएगी, क्योंकि ये तो इंटरनल पैरामीटर्स है। तो वायर की रेजिस्टिविटी कहते हैं रो को। तो फोल्डिंग कर देने से और स्ट्रेचिंग कर देने से रो नहीं बदलेगा। जो चीज बदलेगी वो क्या है? लेंथ और एरिया, दोनों बदलेंगे। ऐसा सोचना गलत होगा कि फोल्डिंग करने से केवल एरिया बदलेगा और लेंथ नहीं बदलेगा। दोनों ही बदलेंगे, लेंथ भी बदलेगा और एरिया भी बदलेगा। तो अब अगर लेंथ और एरिया दोनों बदलेंगे, ये कंफर्म हो गया कि L फॉर लेंथ और A फॉर एरिया, ये दोनों बदलेंगे, बोथ चेंज होंगे। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि स्ट्रेचिंग करने से लेंथ इतनी हो गई और एरिया इतना हो गया। तो अगर तुमको लेंथ और एरिया दोनों की इंफॉर्मेशन मिल रही है तो इस बॉक्स में, जो ये बॉक्स है, उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट लो जिसमें L भी है और A भी है। तो बताइए, अगर L और A दोनों चेंज होंगे, ये बात हमें अच्छे से पता है कि फोल्डिंग में और स्ट्रेचिंग में ये दोनों बदलेंगे। अगर क्वेश्चन में L और A की इंफॉर्मेशन गिवन है कि लेंथ कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, तो अगर L और A की इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे R प्रोपोर्शनल L बाई A, और यहां से फार्मूला टिक करेंगे R1 बाई R2, L1 बाई L2 इनटू में A2 बाई A1। अगर तुम्हें देखो ये कंफर्म है कि फोल्डिंग स्ट्रेचिंग में दोनों बदलेंगे, बट न्यूमेरिकल देने वाले ने केवल लेंथ की इंफॉर्मेशन दी है, L की इंफॉर्मेशन गिवन कि लेंथ कितनी हो गई है ये तो बता दिया है, लेकिन एरिया का क्या हुआ है ये छिपा लिया है। तो अगर लेंथ की इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप इसको पिक करोगे, क्योंकि रो और डी एम तो कांस्टेंट है। तब आपका फंडा हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, और यहां से आप बना पाओगे R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। फोल्डिंग और स्ट्रेचिंग करने पर दोनों ही बदलेंगे, ये हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आप खींचोगे तो लेंथ बढ़ेगी और एरिया का कम हो जाएगा। जब आप इस वायर को फोल्ड करोगे तो लेंथ कम हो जाएगी और एरिया आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल एरिया की इंफॉर्मेशन दी है तो ए की इंफॉर्मेशन अकेले दी गई, ए की इंफॉर्मेशन गिवन, ए में ही छिपा हुआ है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो वायर है वो सिलिंड्रिकल है और उस वायर में जो ये रेडियस है, तो कभी कभी हो सकता है कि एरिया ना दे करके रेडियस के टर्म्स में बात हो। तब आप देखोगे आप कौन सा फंडा पिक करोगे, ये वाला जहां पर r प्रोपोर्शनल है 1 बाई ए स्क्वायर, और जब आप ए स्क्वायर करोगे तो बनेगा पाई स्क्वायर r की पावर 4, पाई तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, 1 अपॉन रेडियस की पावर 4। यहां से फंडा बनेगा r1 बाई r2 a2 बाई a1 होल स्क्वायर। अगर रेडियस में जाओगे तो r1 बाई r2 स्मॉल वाला r2 स्मॉल वाला r1 होल पावर 4। कहीं किसी तरीके का कंफ्यूजन अगर अभी भी है तो आप बताइए। एक स्पेसिफिक केस है फोल्डिंग और स्ट्रेचिंग, ये वाला केस चल रहा है, और कैसे हम लोगों ने जो है इस केस को डील किया हुआ, तो ये तीन जो रिजल्ट्स हैं उनके थ्रू कि हम फोल्डिंग करेंगे, हम स्ट्रेचिंग करेंगे। और इसी बीच में अगर तुमने वायर को कट किया तो एक अलग सिचुएशन होगी। आपने वायर को 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया, या नहीं चलो अनइक्वल पीसेस में काट दिया,
तो वायर को अगर आप कट करोगे तो वो एक अलग फीचर्स है, एंड दैट इज वाई बिल्कुल सेपरेट है ये कि इफ गिवन वायर डिवाइडेड, अगर आप गिवन वायर को डिवाइड करोगे तो बताइए क्या नहीं बदलेगा। देखो डेंसिटी नहीं बदलेगी, रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, क्योंकि डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है और जो रेजिस्टिविटी है वो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कॉपर के लिए जो है तो होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी, जिंक के लिए अलग होगी। तो जब हम वायर को डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो डेंसिटी नहीं बदलेगी, रो नहीं बदलेगा, और क्या नहीं बदलेगा, एरिया नहीं बदलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरिया नहीं बदलेगा, क्योंकि आप जब वायर को कट करोगे तो जो सिलिंड्रिकल वायर होते हैं उनके कट करने का तरीका होता है एरिया के परपेंडिकुलर। अगर इस मार्कर को हम लोग वायर समझ लें तो कट करने का तरीका कैसा होगा, लेंथ के परपेंडिकुलर। मैंने पहले शायद एरिया बोल दिया था, तो लेंथ के परपेंडिकुलर ही कट करोगे आप, एरिया नहीं बदलेगा, मास बदल जाएगा, मास बदल जाएगा ना। तो अब अगर हम देखें यहां पर इस पूरे बॉक्स में देखें और इसको देखें, एरिया बदलेगा नहीं, रो बदलेगा नहीं, तो आर प्रोपोर्शनल क्या होगा, एल। तो यहां से फंडा क्या बनेगा, R1 बाई R2 और L1 बाई L2। तब आप ये पिक करोगे। यहां पर आइए तो रो और डी तो बदलेगा नहीं, लेकिन एल भी बदलेगा और एम भी बदलेगा। तो यहां पर आपके लिए आ जाएगा R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर बाई एम, लेकिन कॉमन सेंस भी रखिएगा। ये तब लगाओगे जब केवल किसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, लेंथ के बारे में, बोलो। और ये तब लगाओगे जब लेंथ और मास दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और यहां पर आप जाओगे तो ये पूरी की पूरी जो चीज है इसमें केवल m बदलेगा। तो यहां से R प्रोपोर्शनल क्या निकलेगा, m। ठीक है, कैपिटल एम से मास होता हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 4 ओम वायर है जो कि बेंड किया गया है। बेंड करना मतलब मोड़ना, मतलब फोल्ड करना, इन द मिडिल बाई 180 डिग्री। और फिर दोनों जो पार्ट्स थे उनको ट्विस्ट कर दिया गया, ऐंठ दिया गया आपस में, और फिर न्यू रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पिक्चराइज करें कि ये एक वायर था जो कि 4 ओम का था, इसको मिडिल में बीचों बीच ऐसे मिडिल में 180 डिग्री के साथ में फोल्डिंग करी गई। 180 डिग्री के साथ फोल्डिंग कैसे की जाएगी, ये लीजिए, यानी ये वाला आधा हिस्सा यहां जाके मोड़ दिया गया। तो देखो ना, इस पूरे काम में जो लेंथ थी वो पहले से क्या हो चुकी है, आधी हो चुकी है। और एरिया के बारे में सोचे तो एरिया पहले से क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। बट तुम कोई एक चीज पकड़ लो, चलो पहले जो लोग जिन्होंने ये पता लगा लिया कि इस पूरे काम में लेंथ जो है आधी हो चुकी है, तो यहाँ पर फोल्डिंग का क्वेश्चन है और लेंथ आधी हो चुकी है, तो कॉन्सेप्ट लगाया R1 बाई R2 और L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। R1 पहले कितना था, रेजिस्टेंस 4 था, बाद में कितना होगा R डैश। L1 पहले कितनी लेंथ थी, L थी, अब बाद में कितनी लेंथ हो गई है, L बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 4 बाई R डैश, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बाई 1, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये उस फीचर से आया जिन लोगों को ये पता चल गया था कि मिडिल से 180 डिग्री पर बेंड करने से लेंथ आधी हो जाती है। अच्छा, एरिया तो डबल हो जाएगा ना। जिन लोगों ने एरिया वाला फीचर पकड़ा है उनके लिए क्या फंडा होगा, उनके लिए फंडा होगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। R1 माने 4 ओम, R2 माने R डैश, A1 मींस A और एरिया क्या हो चुका है, डबल। देखो अभी भी तो R डैश की वैल्यू 1 आएगी, बताइए, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए इधर, 10 ओम वायर जिसको खींचा गया है, इतना खींचा गया है कि इसकी जो लेंथ है वो अपनी इनिशियल से 3 गुना हो गई है। 10 ओम वायर स्ट्रेच अप टू 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। तो एक बार फिर से खींचने का केस है, फोल्डिंग का केस होता है, स्ट्रेचिंग का केस होता है, तो मास नहीं बदलता, लेंथ भी बदलती है, एरिया भी बदलती है, डेंसिटी नहीं बदलती, रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। और अगर आपको केवल लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन है तो कॉन्सेप्ट होता है R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। यहां से आएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। तो R1 पहले 10 था, अब कितना है, R डैश है। L1 कितना था, L था, सपोज कर लिया L था, बट नेक्स्ट टाइम कितना हो गया, 3L हो चुका है।
होल स्क्वायर, यहां से आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी 90 ओम आएगी। जरा इस तीसरे क्वेश्चन को देखिए, गिवन वायर को खींचा गया है और खींचने पर लेंथ भी बदलता है, एरिया भी बदलता है, लेकिन क्वेश्चन में हमको केवल लेंथ के बारे में बताया गया है कि लेंथ में होने वाला जो चेंज है 0.0006% है, तो रेजिस्टेंस में होने वाला परसेंट चेंज बताइए। 11th स्टैंडर्ड में हमारे पास फंडा होता है, अगर y प्रोपोर्शनल टू x की पावर n है तो परसेंटेज डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू होता है n परसेंटेज डेल्टा x बाई x। यहाँ पर इसको बोलते हैं y में होने वाला परसेंट चेंज और इसको बोलते हैं x में होने वाला परसेंट चेंज। तो यहाँ पर खींचने की प्रॉब्लम है, लेंथ गिवन है तो r प्रोपोर्शनल क्या होता है l स्क्वायर, तो यहाँ से फंडा बन जाएगा परसेंटेज डेल्टा r बाई r बराबर 2 परसेंटेज डेल्टा l बाई l। इसको पढ़ेंगे लंबाई में होने वाला परसेंट चेंज, इसको पढ़ेंगे रेजिस्टेंस में होने वाला परसेंट चेंज, जो लेफ्ट हैंड साइड है रेजिस्टेंस में होने वाला परसेंट चेंज। लेकिन ये फंडा वैलिड होता है अप टू 10%, यानी जो हमको दिया जाता है वो चीजें और जो हम निकालेंगे वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ में होने वाला परसेंट चेंज दिया गया है 0.006%, तो रेजिस्टेंस में होने वाला परसेंट चेंज आ गया 0.012%। तो जो हमें दिया था वो 10% से कम था, जिसको हमने निकाला वो भी 10% से कम है, तो ये फंडा आपका काम करेगा। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ए वायर जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, इसको खींचा गया है। स्ट्रेचिंग की केस हो या फोल्डिंग की केस हो, लेंथ भी बदलता है, एरिया भी बदलता है। बट अगर तुम्हें केवल एरिया के बारे में बताया गया है तो आपके पास में वे प्रोसेस है। तो इस वाले क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग की गई है, स्ट्रेचिंग से जो रेडियस है, रेडियस कहीं ना कहीं एरिया से ही कनेक्टेड होती है, तो रेडियस पुरानी वैल्यू की 1/4 टाइम्स हो गई है। तो आपको नया रेजिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पर आपको एरिया की इंफॉर्मेशन दी है इन टर्म्स ऑफ द रेडियस, तो क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। तो यहाँ से क्या बनेगा r1 बाई r2 स्मॉल r2 4 r1 4। r1 पहले कितना रेजिस्टेंस था 20 था, r2 अब कितना है r डैश है। r1 पहले कितनी रेडियस थी, सपोज कर लिया r थी, स्मॉल r थी, तो क्वेश्चन के हिसाब से नई रेडियस कितनी है r बाई 4 है, ऊपर होल पावर 4 लगा, तो यहां से आ गया 20 बाई r डैश और यहां पर हो जाएगा 1/4 की पावर 4। तो r डैश की वैल्यू आ गई 4 की पावर 4 इंटू में 20 ओम। टाइम है तो आप इसको और ज्यादा सॉल्व करो। तो ये वो प्रॉब्लम थी जिसमें हम वायर को ही लेते थे, खींचते थे, फोल्डिंग करते थे, और ऐसा करने से ना तो मास बदलता था, ना ही डेंसिटी बदलती थी, ना ही रेजिस्टिविटी बदलती थी। जो चीज बदलती थी वो लेंथ थी और एरिया थी। केवल लेंथ की इंफॉर्मेशन है तो क्या करना चाहिए, केवल एरिया की इंफॉर्मेशन है तो क्या करना चाहिए, और लेंथ और एरिया दोनों की इंफॉर्मेशन से तो क्या करना चाहिए, तो वो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताया। दो कंडक्टर हैं, सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ के हैं, एक का नाम कैपिटल ए है, दूसरे का नाम कैपिटल बी है। ए आपका सॉलिड है, डायमीटर 1 मिलीमीटर का है, कैपिटल बी हॉलो है, अंदर वाली डायमीटर 1 मिलीमीटर है, बाहर वाली 2 मिलीमीटर है। दोनों के रेजिस्टेंसेस का रेशियो चाहिए। तो जो ए वाला है वो सॉलिड है, सॉलिड है, मटेरियल से पूरा फुल्ली सॉलिड फॉर्म में बना हुआ है। तो आर ए रो एल बाई ए माने एरिया, पाई रेडियस का स्क्वायर। तो ए वाले की डायमीटर है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू 10 की पावर -3 होल स्क्वायर। रो एल और पाई 0.25 इंटू 10 की पावर -6। तो आर ए आ गया रो एल बाई पाई 0.25 10 की पावर -6। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गए। बी वाले में जरा देखिए, बी वाला जो वायर है, बी वाला वायर हॉलो है, आ जाइए। तो बी वाला जो वायर है वो खोखला है। तो अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस दी जाएगी, डायमीटर के टर्म्स में रेडियस तो पता हो जाएगी। इसका नाम रेजिस्टेंस अगर इसका आरबी लिखें तो जो कि मटेरियल सेम है
तो रेजिस्टिविटी रो हमने वहां पर भी ली है, रो यहां पर भी लेंगे, और लेंथ भी सेम है तो लेंथ एल हो गई। अब एरिया पाई, तो एरिया कौन सा एरिया निकालते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां पर जो खोखला होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलेगा? पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर, तो पाई, तो आउटर वाली रेडियस कितनी है भाई? 1 × 10⁻³ होल स्क्वायर, माइनस में, और अंदर वाली रेडियस कितनी है? 0.5 × 10⁻³ और होल स्क्वायर। तो ये आ गया रेजिस्टेंस आरबी रो एल अपॉन में पाई, 10⁻⁻6 पूरा कॉमन हो जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 1 से 0.25 तो 0.75। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। जब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3:1। कर लेंगे ना ये काम? ठीक है। अगर आप एक वायर को मोड़ करके एक सर्कुलर रिंग में बदल देते हो, ये वायर है और ये यूनिफॉर्म वायर है, इसको आपने मोड़ दिया और रिंग बना दिया, और ये रिंग बना दिया आपने इसको इस तरीके से, और फिर आपने कहा कि इसमें 2 टर्मिनल ले लेते हैं, एक टर्मिनल ये ले लिया, एक टर्मिनल ये ले लिया, और इन टर्मिनल्स के नाम दे दिए, चलो कैपिटल ए कैपिटल बी। तो पूछा गया फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, बिटवीन ए एंड बी। कभी कभी टर्मिनल ऐसे लिए जाते हैं कि रिंग के जो, जैसे यहां पर जो मैंने काउंट किए हैं टर्मिनल्स, तो उसमें रिंग का ये छोटा वाला लेंथ पार्ट है, तो छोटा वाला लेंथ पार्ट सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, और ये बड़ा वाला लेंथ पार्ट है। तो कभी कभी जो है ये दोनों लेंथ पार्ट इक्वल हो जाते हैं, सेमी सेमी, लेकिन हम यहाँ पर जनरल वे में चल रहे हैं। अगर वो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे दोनों, तो फिर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। तो टोटल रेजिस्टेंस पता करना होता है ए और बी के लिए। यूनिफॉर्म वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका कैपिटल आर। तो जब हम इसको निकालते हैं तो रिजल्ट आता है आर इज टोटल अक्रॉस ए बी r/4π² थीटा 2π - थीटा, ये निकल के आता है। याद रहे थीटा जो है वो छोटे वाले हिस्से ने सेंटर पर जो एंगल बनाया था वो थीटा है। अब ये कैसे आता है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप पर्सनल वे में पूछिए। अब इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन चल रहा है, ये कैसे आता है ये आप जो है पर्सनल वे में पूछिएगा। अब इस पर देखिए क्वेश्चन मिला है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 8R है, उसको सर्किल में बदला जाता है, तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। क्वेश्चन में डायग्राम दी है। क्वेश्चन में एक वायर है जिसका की रेजिस्टेंस जो है 8R है, इसको इन्होंने रिंग में बदल दिया है, सर्कल में बदल दिया है, और ये देखिए डायमीटर लिया गया है, ये ए और ये बी। तो यहां पर जो इनका सिलेक्शन का तरीका है वो किस तरीके से है, नीचे वाला हिस्सा भी और ऊपर वाला हिस्सा भी सेम टू सेम है। यहां पर एक छोटा था एक बड़ा था, तो टोटल वैल्यू कितनी आती थी? इतनी आती। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आएगी? आर होता था पूरे वायर का रेजिस्टेंस, तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया गया? 8R अपॉन में 4π²। तो अब ये छोटा वाला हिस्सा सेंटर पे कितना बनाएगा? पाई। बोलो यार, यहाँ पे सब इक्वल इक्वल हो गया, तो छोटा वाला भी पाई बनाएगा और बड़ा वाला भी पाई बनाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई और 2π माइनस का पाई, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 8R, ऊपर आ जाएगा π² और नीचे है 4π², तो ये आ जाएगा 2R। तो ये आसान था क्योंकि सेमी वाला पार्ट था, लेकिन उस समय बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनेगा जब थीटा की वैल्यू पाई नहीं होगी, कुछ और होगी। जैसे क्वेश्चन और बनाते हैं सिंपल,
एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है 100 ओम है। वायर रेजिस्टेंस बराबर है 100 ओम। हमने इसको ऐसे मोड़ा, फोल्ड किया, रिंग में बदल दिया, और जो दो टर्मिनल हमने चुने वो ये वाले चुने। और दिस इज द एक्स टर्मिनल, दिस इज द वाई टर्मिनल, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। भाई जरूर थोड़ी ना कि हमेशा टर्मिनल ए और बी हो, अब की बार टर्मिनल एक्स और वाई है। तो पूछा गया फाइंड आर टोटल अक्रॉस एक्स वाई, अक्रॉस एक्स वाई। तो एक्स वाई टर्मिनल के रेस्पेक्ट में पूरा रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब यही फंडा लगाइए, आर टोटल, आर टोटल इज इक्वल टू आर, आर होता है पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 100, अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा तो छोटा वाला पार्ट सेंटर पे जो एंगल बनाता था दैट इज द थीटा। तो यहाँ पर जो छोटा वाला पार्ट है वो सेंटर पे कितना बनाना है 90, शुड बी इन रेडियन नॉट डिग्री। 90 का रेडियन कितना होता है पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 2 और 2 पाई माइनस का पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा आर टोटल, ये 100 बाई 4 पाई स्क्वायर, ऊपर आया पाई बाई 2, और ये आ गया 3 पाई बाई 2। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म हो गया, ऊपर हो गया 300, अपॉन में हो गया 4 2 जा 8 2 जा 16। और इसको बाद में अपना मिनिमाइज कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो श्योर हो जाइए कि रेजिस्टेंस का कोई क्वेश्चन अब आप जो है फंसना नहीं चाहिए। रेजिस्टेंस के वो वाले क्वेश्चन जिसमें टेम्परेचर होता है, तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम जरा देखते हैं। रेजिस्टेंस टेम्परेचर प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में जो अटेंशन देना होता है वो ये कि इस प्रॉब्लम में कोई थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता, इस प्रॉब्लम में थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा, यानी ऐसे टेम्परेचर नहीं होंगे जो लेंथ को बढ़ा दे। जब कोई टेम्परेचर लेंथ बढ़ा देता है, जब कोई टेम्परेचर एरिया बढ़ा देता है, तो फिर इसको बोलते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन हो गया। यहाँ कोई थर्मल एक्सपेंशन जैसी चीज नहीं होगी। ठीक है भाई, आपके जो है घर में जो लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, तो गर्मियों में उसका लेंथ क्या बढ़ जाएगा, नहीं वो तो नहीं बढ़ता, तो थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ऐसे टेम्परेचर होंगे जिसमें थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा। इस प्रॉब्लम में थर्मल एक्सपेंशन वाले टेम्परेचर नहीं होंगे, हल्के फुल्के टेम्परेचर होंगे। तो हल्के फुल्के टेम्परेचर से देखते हैं रेजिस्टेंस की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। तो फंडा गया अपने पास में, फंडा है कि R बराबर होता है रो L बाई ए, इससे बात नहीं बनेगी, कॉन्सेप्ट यहां से निकलेगा ही नहीं। तो ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, R बराबर ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। अब इसको देखो, इसको देखो, ये बड़ा सेंसिटिव है। रिलैक्सेशन टाइम जो है ना टेम्परेचर को लेकर के बहुत सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन हल्के फुल्के टेम्परेचर से ना तो लेंथ चेंज होगा और ना ही एरिया चेंज होगा। m फॉर इलेक्ट्रॉन का मास है, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। n माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चेंज नहीं होने वाले। तो हल्के फुल्के टेम्परेचर से केवल और केवल ये चेंज होगा, और इसके चेंज हो जाने से ये चेंज होगा। और पिछले वाले रिवीजन क्लास में हमने देखा था कि जो टाउ था वो टेम्परेचर के साथ कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, और इसलिए 1 बाई टाउ क्या आ जाएगा, ये माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ये, तो 1 बाई टाउ क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टाउ द रिलैक्सेशन टाइम वो टेम्परेचर के साथ था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1 बाई टाउ हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हल्के फुल्के टेम्परेचर से R का 1 बाई रो से कनेक्शन है, और ये रहा टेम्परेचर। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर घटाने से घट जाता है। ये सारी बातें हो रही हैं फॉर द कंडक्टर। तो थ्योरी का पॉइंट आ गया कि फॉर कंडक्टर, जो कंडक्टर्स होते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस है कैपिटल R, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर्स की, फॉर सेमी कंडक्टर, तो इनका जो रेजिस्टेंस है
वो प्रोपोर्शनल टू है 1 by टेम्परेचर। लेकिन अगर हम बात करें एलॉय की, एलॉय जो मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स होते हैं, तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 0। तो एलॉय के जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करते, ठीक है। तो एलॉय जो होते हैं मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स, उनके रेजिस्टेंसेस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। ये आपका जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या कनेक्शन देता है वो आपके सामने बोर्ड पर है। अब अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में सोचते हैं, तो टेम्परेचर का केल्विन यानी कैपिटल टी, तो यहां से आ गया R1 by R2 बराबर T1 by T2। तो कैपिटल टी यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर है भाई। तो हल्की फुल्की प्रॉब्लम आपकी इस तरीके से रहेंगी। ये कुछ प्रॉब्लम जैसे सपोज करिए कि 27 डिग्री सेल्सियस, तो किसी मटेरियल वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, बताओ भाई उसी वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपने देखा कि इस प्रॉब्लम में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की बात हो रही है और हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की। तो फंडा आपने लगाया R1 by R2 बराबर T1 by T2। तो कैपिटल का T मतलब केल्विन टेम्परेचर, तो R1 मींस 20, R2 मींस पता नहीं, T1 मींस पहले कितना टेम्परेचर था 27 था, तो 27 में 273 प्लस करोगे तो केल्विन बन जाएगा, कितना आ जाएगा 300 केल्विन। और T2 मींस बाद का टेम्परेचर, तो बाद का टेम्परेचर आपका 37 है, तो 37 में 273 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 310, तो 310। यहां से आपको नया रेजिस्टेंस मिल जाएगा 31 इंटू 20/30। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की प्रॉब्लम में हमको मूव करना है तो पहला फार्मूला बोर्ड पर आ चुका है, R1 by R2 बराबर कैपिटल T1 by कैपिटल T2। इसी फार्मूले से जो ये R1 by R2 है, R1 by R2 इज इक्वल टू T1 by T2। जरा देखिए सेटिंग बनाते हैं डिग्री सेल्सियस पर। तो पहले टेम्परेचर कितना था, तो पहले टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय रेजिस्टेंस कितना था वायर का, तो रेजिस्टेंस था R0। फील करने का तरीका कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R0 है। फिर टेम्परेचर कितना हो गया, फिर टेम्परेचर हो गया T डिग्री सेल्सियस। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, RT हो गया। तो देखो इसी रिजल्ट को यहां अप्लाई कर दो। R1 मींस पहले, तो पहले है R0, R2 मींस बाद में है RT, T1 मींस पहले कितना टेम्परेचर था 0 था, लेकिन यहां तो केल्विन में आता है। और T2 मींस टेम्परेचर केल्विन में आना चाहिए, T डिग्री सेल्सियस है, तो T प्लस 273। जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो कुछ इस तरीके का विजन आता है, RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई 273 और साथ में T, ऐसा विजन आता है जब आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ये जो 1 बाई 273 है दैट इज कॉल्ड द अल्फा, और इस अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड दैट इज व्हाई फाइनली RT बराबर R0 और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर का एक फार्मूला ये आ गया है। लेकिन इस फार्मूले के बारे में तभी सोचो जब 0 डिग्री सेल्सियस की हिंट मिले। इस फार्मूले के बारे में कब सोचना है, इस फार्मूले के बारे में तब सोचना चाहिए जब 0 डिग्री सेल्सियस की हिंट आपको मिल जाए। कभी कभी जो है इस फार्मूले के बारे में तब सोचा जाता है जब टेम्परेचर कोफिशिएंट्स की हिंट मिल जाए। जैसे फार्मूला एक बार फिर से लिखते हैं, फार्मूला यह है RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। ऑलवेज कीप इन माइंड कि वी आर गोइंग फॉर द कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की बातें हो रही है। अब एक क्वेश्चन जरा देखिएगा भाई, फॉर वायर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 20 ओम एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। अब आप इस क्वेश्चन में देखो 0 डिग्री सेल्सियस की साउंड आ गई, हिंट आ गई। अल्फा के बारे में टेंशन मत लो, अल्फा आपको दिया जाएगा। ऑलवेज ये अल्फा जो है अगर सिचुएशन होगी तो अल्फा आपको दिया जाएगा। तो
अब आप सपोज कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है 0.002। तो अब आपने फंडा लगाया आर टी बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। तो आर टी इज 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस R0 की वैल्यू दे रखी है 20, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.002, स्मॉल टी की वैल्यू 10 है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसी रिजल्ट से जो ये आर टी बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी है, इससे दो रिजल्ट हम और बनाते हैं, जरा उनको भी ध्यान देना। जैसे मान लो कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें हमको ये इंफॉर्मेशन थी कि टेम्परेचर की वैल्यू थी T1 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू थी R1। नाउ चेक द सिचुएशन, जिस समय टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस था उस समय रेजिस्टेंस R1 था। फिर टेम्परेचर था T2 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2, रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2। और ये चार चीजें दी जा रही हैं और पूछा गया फाइंड अल्फा। अल्फा बताइए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स बताइए। तो देखो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि इस फंडे के बारे में कब सोचना है, इस फंडे के बारे में कब सोचना चाहिए, जब 0 डिग्री सेल्सियस की आवाज आए या फिर क्वेश्चन में अल्फा के बारे में कुछ बता दिया जाए। इस वाले क्वेश्चन में अल्फा के बारे में बोल रहा है ना, यानी कि इसी फंडे से चलिए लगाइए फंडा ये वाला। पहले हम इस सिचुएशन को यहां लगाते हैं, तो R1 बराबर R0 1 प्लस अल्फा T1, भाई T की जगह पे T1 लिख दिया और T1 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस ये हो गया। RT का नाम क्या है, T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, तो T1 पे कितना R1। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट इसके लिए लगा दिया, तो बन गया RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2। दोनों को डिवाइड कर लो भी, R1 बाई R2, R0 1 प्लस अल्फा T1 और R0 1 प्लस अल्फा T2। R0 से R0 कैंसिल हो गया, अल्फा निकालना है, याद रहे R1 R2 T1 T2 ये गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया R1 अल्फा T2 R2 अल्फा T1, तो यहां से आ गया R1 अल्फा T2 R2 अल्फा T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अल्फा कॉमन ले लो, R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस का R2 T1 और R1 R2 T1 T2 दिए गए, अल्फा निकल आएगा। और लास्ट में एक टू द पॉइंट आपको एक बात बता दें, कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम देखना जिसमें 6 में से 5 लोग हो, जैसे देखिए जब टेम्परेचर है T1 डिग्री सेल्सियस तब रेजिस्टेंस है R1, जब टेम्परेचर है T2 डिग्री सेल्सियस तो रेजिस्टेंस है R2, जब टेम्परेचर है T3 डिग्री सेल्सियस तब रेजिस्टेंस है R3। देखो किनो 6 लोग हो गए, 1 2 3 1 2 3 6। कोई 5 अगर पता हो तो इनमें से कोई 5 अगर पता हो, छठवां अगर गायब है तो ये फंडा रहता है जो कि यहीं से आता है, और वो फंडा है R1 माइनस R2 अपॉन R2 माइनस R3 T1 माइनस T2 अपॉन T2 माइनस T3। तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, आप तुरंत ये फंडा लगाइए। आता कैसे है, आता ये इसी फार्मूले से है, तो अब इसको निकाल के नहीं दिखा रहे, पहले जब आपने इसको किया तो आपको बताया अभी तक। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि फॉर गिवन वायर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ohm, at temperature 40 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 30 ohm। तो फाइंड टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस विल बी 60 ohm। ट्राई करो भाई, देखिए 6 टर्म्स में से 5 दिए जाएंगे। आप देखिए आपके पास इंफॉर्मेशंस क्या दिया। पहले नंबर पे जो दिया गया है ये, तो पहले नंबर पे जो दिया गया है दैट इज T1 एंड दिस वन इज R1। सेकेंड नंबर पे जो दिया गया है ये है R2
और ये है T2, और थर्ड नंबर पे ये दिया गया है R3, क्या गायब है? T3 गायब है। लगा दो फंडा, R1 R2, और याद रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, R2 R3 और T1 T2 और T2 T3। और आप लोग बता रहे हैं कि जब इस पे पूरी वैल्यूज रखेंगे तो T3 की वैल्यू कितनी आएगी? 70 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ में अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो पहली चॉइस उनकी ये रहती है अल्फा पे क्वेश्चन बनाना, कि T1 R1 यानी कि 2 टर्म्स ये 2 टर्म्स ये, 4 लोगों की हेल्प से अल्फा निकालो। अब यहाँ पर कोई कैंडिडेट सीधे ही अप्लाई करता है, वो समय बचा पाएगा। जिसको नहीं याद होगा रिजल्ट, वो सीधे पहले फॉर्म करेगा, तब वो आंसर दे पाएगा। रेजिस्टेंस अगर है और वहां पर करंट फ्लो कर रही है, तो आपको अगर पोटेंशियल चाहिए तो कैसे निकालोगे भाई? रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल कैसे निकलता है? रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल, रेजिस्टेंस कैपिटल आर पर पोटेंशियल कैसे निकलता है? V बराबर आई। तो रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल आई आर से निकलता है, लेकिन आई आर का साइन कैसे लिया जाए? आई आर का साइन लेना होता है। कभी आई आर का साइन निगेटिव होता है तो कभी आई आर का साइन पॉजिटिव होता है। ये सब रफ वर्क चल रहा है इस समय, किरचॉफ लॉ में जाने से पहले का रफ वर्क है। तो रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल V बराबर आई आर से निकलता है, तो आई आर का साइन लेना है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट आई फ्लो कर रही है। तो फंडा होता है कि अगर आपने रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल निकाला है तो आई आर नेगेटिव इफ वी मूव अलोंग करंट, इफ वी मूव अलोंग करंट। अगर आप करंट के साथ चल रहे हो तो आई आर का साइन नेगेटिव होगा। आई आर यानी कि पोटेंशियल पॉजिटिव होगा इफ वी मूव अपोजिट टू करंट, अपोजिट टू करंट। तो जैसे क्लास के कुछ लोग इस तरीके से जा रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल उनके लिए आई आर निगेटिव होगा। जो लोग ऐसे आएंगे वो करंट से क्या जा रहे हैं? अपोजिट, उनके लिए आई आर कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों होगा उस पर बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है और हम करंट के साथ हैं, करंट के साथ। तो जब हम करंट के साथ होंगे तो हम ए से चलेंगे बी तक पहुंचेंगे। तो पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो भाई, जो लोग करंट के साथ जाएंगे वो यहां से यहां जाएंगे, यानी फाइनल क्या होगा? वीबी, और इनिशियल क्या होगा? वीए। बोलो भाई। अब आप जानते हो कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से कहां चलती है? लो पोटेंशियल। तो बी आपका लो पोटेंशियल है, ए आपका हाई पोटेंशियल है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। तो मैंने प्रूव कर दिया कि करंट के साथ जाने पर पोटेंशियल कैसा आता है? नेगेटिव आता है। इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि करंट से उल्टा चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, इफ यू हैव ए रेजिस्टेंस और आपको पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए आई आर, साइन भी लगाना पड़ेगा किरचॉफ लॉ में। तो आप ये देखना कि करंट के साथ अगर हो तो नेगेटिव और करंट से उल्टा हो तो पॉजिटिव। अब अगर हमारे पास में कोई कैपेसिटर है तो उस पर कैसे पोटेंशियल निकलता है? बाय रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल, कैपेसिटर पर पोटेंशियल, कैपेसिटर पर पोटेंशियल V तो Q बाई सी, क्योंकि जो कैपेसिटर्स होते हैं उनके पास कैपेसिटी होती है Q बराबर CV, V बराबर Q बाई सी। Q माने कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, C माने कैपेसिटी कितनी है, ऐसे निकलता है। साइन कैसे लेते हैं? तो साइन देखो कैसे लिया जाता है इस पर, क्योंकि पोटेंशियल का साइन होता है। तो Q बाई सी नेगेटिव इफ वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट।
कैपेसिटर पे दो प्लेटें होती हैं, जिसमें से एक प्लस होती है, दूसरी माइनस होती है। तो अगर आप प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली प्लेट तक जा रहे हो तो आप निगेटिव लगाइए, यानी Q/C आपका निगेटिव होगा। और अगर आप उल्टा जा रहे हो, Q/C पॉजिटिव होता है इफ वी मूव फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो बहुत, ये तो और भी आसान है, ये उससे पहले वाले से भी आसान है भाई। कैपेसिटर्स हमको मिलेगा, तो अगर हमारे पास में प्लस का मतलब हाई प्लेट, हाई पोटेंशियल प्लेट ये, लो पोटेंशियल प्लेट ये है, तो अगर आप प्लस से माइनस में जा रहे हो तो जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा, और अगर आप नेगेटिव से प्लस में जा रहे हो तो जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से बैटरी पर पोटेंशियल, बैटरी, तो भाई बैटरी पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज कैपिटल E, जिसको भी हम EMF कहते हैं, और बैटरी का सिंबल ये होता है प्लस और माइनस। साइन लेने का तरीका कैपेसिटर वाला, साइन लेने का तरीका कैपेसिटर वाला, साइन लेने का तरीका कैपेसिटर वाला। अगर हम प्लस वाली प्लेट से माइनस प्लेट पर जाते हैं तो माइनस में लेते हैं EMF को, और अगर नेगेटिव वाली से प्लस पे जाते हैं तो प्लस में लेते हैं। तो ये आपके कुछ पोटेंशियल्स हैं जो कि आपको सर्किट में चक्कर लगाते समय मिला करेंगे, और किरचॉफ के लॉ में आप इन पर साइन लगाओगे। साइन कैसे काउंट करते हैं वो, तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है भैया? अब क्वेश्चन आया फ्रेश, किरचॉफ लॉ क्या है? इतना जब जानते हो तो किरचॉफ लॉ पढ़ने के लिए तैयार हो। तो किरचॉफ का तो लॉ नंबर जो 1 है दैट इज कॉल्ड द KCL, किरचॉफ करंट लॉ, C फॉर करंट, किरचॉफ का करंट लॉ। एक्चुअली जो लॉ नंबर 1 है वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। क्या कहता है जरा देखो, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन को नोड भी कहा जाता है, तो एट एनी जंक्शन जहां दो या दो से ज्यादा डिफरेंट करंट्स आकर के मिलती हैं, जैसे ये एक जंक्शन है, एक करंट ये है, एक करंट ये है, एक करंट ये है, एक करंट ये है, और यहाँ पर करंट है X एम्पियर, यहाँ पे करंट है Z एम्पियर, यहाँ पे करंट है A एम्पियर, यहाँ पे करंट है B एम्पियर, और ये जो करंट है वो C एम्पियर। तो ये जंक्शन पे आकर के दो या दो से ज्यादा करंट्स मिल रही हैं, तो उसका नाम है जंक्शन, उसका नाम है नोड। एट एनी जंक्शन यानी कि नोड। तो टोटल सम ऑफ, टोटल एलजेब्रिकल सम ऑफ, एलजेब्रिकल का मतलब होता है साइन के साथ जोड़ना। जैसे पोटेंशियल को जोड़ोगे तो साइन के साथ जोड़ोगे, एलजेब्रिकल सम। करंट को भी जब जोड़ोगे तो साइन के साथ जोड़ोगे। तो ये लॉ कहता है कि एट एनी जंक्शन यानी कि नोड, टोटल एलजेब्रिकल सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स, all electric currents always become zero, always become zero। मत भूलो कि करंट एक प्रकार का जो है फ्लक्स होता है, करंट एक प्रकार का फ्लक्स होता है। आने वाले फ्लक्स को हम नेगेटिव में और जाने वाले को प्लस में, तो जो रूल फॉलो करते हैं, ये जंक्शन है, यहां से ये करंट जा रहा है, जो जा रहा है वो प्लस में, ये वाला भी जा रहा है प्लस में, ये B वाला आ रहा है माइनस में, C वाला भी करंट आ रहा है माइनस में, A वाला करंट भी आ रहा है माइनस में। दो जाने वाले जंक्शन पे खड़े हो जाओ, उसके बाद देखो कौन जा रहे हैं कौन आ रहे हैं, जंक्शन पे आप खड़े हो जाइए। तो X और Z तो जा रहे हैं और बाकी A B C आ रहे हैं। आने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है, जाने वाला पॉजिटिव होता है। साथ सभी पे साइन लग गया, हाँ लग गया। तो अब सबका समेशन कर दो, एल्जेब्रिकल सम कर दो, तो प्लस कर दिया, और जब ये प्लस कर दिया तो बराबर हो गया 0, 0 कर दिया। जब ये काम किया तो क्या आ गया, x प्लस जेड बराबर आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो ये x प्लस जेड क्या है, टोटल जाने वाला, और a प्लस बी प्लस सी क्या है, टोटल आने वाला। करंट एक प्रकार का क्या है, चार्ज। तो ये तो बात सही है, जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज आया होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। ठीक है, ये करंट का लॉ KCL कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज है।
जो इसका लॉ नंबर 2 है दैट इज कॉल्ड द केवीएल, वोल्टेज का लॉ कहलाता है। क्या कहता है जरा ये लॉ देखिए, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 2 है केवीएल, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है वोल्टेज लॉ? ये कहता है कि इन सर्किट algebraical sum of all electric potentials, साइन के साथ जोड़ना है यानी कि algebraical sum, algebraical sum of all electric potentials always become zero। पोटेंशियल जो होता है ना वो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, तो इसलिए केवीएल जो है वो आपको ये बताता है कि एनर्जी कंजर्वेशन है। ऐसे भी जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे आप देखोगे। सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास में बैटरी है, बैटरी का अपना खुद का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल। बैटरी के पास में खुद की जो वोल्टेज होती है वो ईएमएफ कहलाती है। और अब हमने बैटरी को खर्च करना शुरू कर दिया है, जिसमें खर्च करते हैं वो एक्सटर्नल कहलाता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जो खर्च करते हैं। जैसे स्विच ऑन किया करंट चलने लगी, करंट आई चल रही है, फ्लो कर रही है। तो अब हम जरा सर्किट में पूरा चक्कर लगाते हैं और सारे पोटेंशियल लिखते हैं। और हमारे चक्कर लगाने का तरीका ये होगा जो मैंने छोटा सा सर्कल बना दिया, कि हम पूरे सर्किट में ऐसे घूमेंगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो मुझे ये मिला, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है कि पोटेंशियल पहले पकड़ो सब, जहां जहां पोटेंशियल्स मिले फिर उनका अलजेब्रिकल सम जीरो कर देना। तो यहाँ रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना आएगा, आई आर, क्योंकि हम करंट के साथ चल रहे हैं तो माइनस में। फिर और आगे चले, यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, आई छोटा आर। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल निकालने का तरीका यही होता है, और चूंकि हम करंट के साथ चल रहे हैं तो माइनस में। फिर मुझे बैटरी मिली, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, माइनस से प्लस। मेरा चक्कर ये था, तो नेगेटिव से प्लस जा रहे हैं, तो मुझे पोटेंशियल मिला ईएमएफ ई प्लस में। क्या मेरे पूरे चक्कर लगाने पर सारे पोटेंशियल लिखे जा चुके हैं? हाँ, साइन लग चुका है। अब उनका समेशन कर दिया, जीरो कर दिया। तो देखो ये ई बराबर आ गया आई आर प्लस आई आर। ये ई क्या है, बैटरी का पोटेंशियल। आई आर क्या है, पोटेंशियल जो खर्च हुआ है। आई आर क्या है, पोटेंशियल जो खर्च हुआ है। यानी कि जो तुम्हारे पास था वही तो टोटल खर्च हुआ है, क्यों भाई? एंड दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और बातों ही बातों में कमाल का रिजल्ट आ चुका है, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ये जो आई है ये सप्लाई करंट है। सप्लाई करंट जो बैटरी से ली जाती है दैट इज कॉल्ड द सप्लाई करंट। अगर आपको कभी इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है कि सप्लाई करंट निकालो, तो ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस, कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सप्लाई करंट कैसे निकलती है? इसके बाद जब आप किरचॉफ लॉ कर लेते हो तो कह रहा है कि बैटरी अगर एक्शन में आ चुकी है, यानी बैटरी ने खर्च अपना शुरू कर दिया है, तो जिस समय बैटरी खर्च हो रही है उस समय बैटरी के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, अक्रॉस द बैटरी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का एक आंसर होता है V बराबर E माइनस आई आर, और इस क्वेश्चन का आंसर होता है V बराबर E प्लस आई आर। तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कब ये होता है कब वो होता है। इस वाले में जो ये I है ना, ये I, इस वाले I में सप्लाई करंट है। ये सप्लाई करंट जो बैटरी से ली जाती है, और यहां पर ये जो I है दैट इज द चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट है वो जो बैटरी को दी जाती है। तो बस दो तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे लिए तैयार हो चुके हैं। जब आपसे वो ये कहें कि भाई बैटरी के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप बोलो कि किस समय बताना है। अगर बैटरी में चार्जिंग करंट है, चार्जिंग करंट बैटरी को दी जाती है और सप्लाई करंट बैटरी से ली जाती है, तो अगर सप्लाई करंट का फीचर्स है तो ये फंडा होगा, और अगर ये आपका जो है चार्जिंग करंट का फंडा तो ये होगा। कैसे, चलिए देखिए। इसके सपोर्ट में हम इसी डायग्राम को रिपीट कर लेते हैं कि भाई बैटरी से करंट लेना है तो बैटरी को खर्च करना पड़ेगा।
तो ये बैटरी है, ये इंटरनल है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये स्मॉल आर है, करंट आई चल रही है, खर्चा चालू हो चुका है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। मुझे बैटरी के किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बैटरी के किनारों पर। तो ऐसा करते हैं, बैटरी के किनारे डिसाइड कर लेते हैं। तो ये किनारा है बैटरी का एक्स और ये किनारा है वाई। तो ये मैंने दो किनारे बैटरी पे ले लिए। भाई एक्स से वाई तक जाओगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो x से हम y तक जाएंगे, मुझे आगे जाना नहीं, क्योंकि मुझे केवल कहां चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी चाहिए। तो मुझे बैटरी के इस किनारे से कहां जाना है, उस किनारे तक जाना है बस। तो भाई x पर हम है x, तो x पर पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल होगा। मान लिया Vx है और प्लस ले लिया, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि बैटरी के दोनों किनारे सेम पोटेंशियल पे नहीं हो सकते, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है और करंट हमेशा कब फ्लो करती है, जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। तो अगर इस किनारे से इस किनारे तक हम जाएंगे तो दोनों किनारों पर पोटेंशियल एक जैसे नहीं हो सकते। तो हमने ये मान लिया कि x पर पोटेंशियल क्या है, Vx, और वो हाई है, ऐसा मैंने मान लिया। तो अगर हाई है तो किस में लिखा जाएगा, प्लस में। आगे बढ़े फिर हम x से, तो मुझे बैटरी मिली, जो बैटरी मिली उसके पास पोटेंशियल क्या था, E, तो प्लस से माइनस गए, तो भैया माइनस में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़े, मुझे रेजिस्टेंस मिल गया छोटा वाला। तो छोटा वाला जो रेजिस्टेंस है वहां पे कितना पोटेंशियल होगा, IR होगा, लेकिन कैसा होगा, प्लस होगा, क्योंकि हम करंट से उल्टा चल रहे हैं ना। और फिर मुझे कौन मिला, Y मिला, तो Y पर कितना पोटेंशियल होगा, Vy होगा। एंड यूनिवर्सली जो ट्रूथ है उस पर ध्यान दो, हमने ये सोचा था कि x पर हाई है तो फिर y पर क्या होगा, लो। अगर मैं ये सोचता कि y पर हाई है तो x पे क्या होगा, लो। हाई वाले को प्लस में और लो वाले को माइनस में। क्या मेरी पूरी जर्नी इस किनारे से उस किनारे तक की हो चुकी है, बोलो। क्या मैं सारे पोटेंशियल साइन के साथ ले चुका हूं, पक्का ना। मैं पूरी जर्नी भी कर चुका हूं, सारे जो रास्ते में पड़ने वाले पोटेंशियल्स थे उनको ले भी चुका हूं। तो किरचॉफ का रूल क्या कहता है कि अब सभी पोटेंशियल को प्लस करो और जीरो कर लो। तो लो भाई, जीरो कर लिया, जीरो कर दिया। तो ये देखो आया Vx माइनस Vy इज इक्वल टू E माइनस IR। ये Vx माइनस Vy क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। एक्स और वाई किसके किनारे हैं, बैटरी के। एंड दैट इज व्हाई दिस इज, यानी कि ये जो Vx माइनस Vy है ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कैपिटल V बराबर आ चुका है E माइनस IR। लेकिन ये तब आया है जब तुम बैटरी को खर्च कर रहे थे, मतलब बैटरी से करंट ले रहे थे। अब बारी है बैटरी को करंट देने की। तो बैटरी को करंट कब मिलेगी, जब बैटरी को चार्जर से जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले एक चार्जर ले लेते हैं, ये रहा चार्जर। चार्जर के पास में भी भाई वोल्टेज होती है, बिना वोल्टेज के चार्जर कहां चार्ज कर पाएगा। चार्जर के पास में भी प्लस होता है, माइनस होता है। और चार्जर के पास में जो वोल्टेज है दैट इज V चार्जर। हमने बैटरी को इससे जोड़ दिया। तो जब भी तुम किसी बैटरी को चार्जर से जोड़ते हो तो चार्जर बहुत हाई वोल्टेज होते हैं, इसलिए इनकी वोल्टेज को काटने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं साथ में, कैपिटल R। चार्जर से जोड़ दिया तो कैपिटल R हाई वोल्टेज का हिस्सा अपने ऊपर ले लेगा, जितनी बैटरी को चाहिए उतना बैटरी को दे देगा। लीजिए चार्जर से करंट निकल चुकी है, नाउ इट इज ए चार्जिंग करंट, जो बैटरी में धीरे धीरे जा रही है और बैटरी में चार्ज हो रही है, बैटरी धीरे धीरे चार्ज हो रही है। तो अब मुझे बैटरी के किनारों पर PD चाहिए। तो एक बार फिर से X और Y, क्योंकि मुझे केवल बैटरी के टर्मिनल चाहिए थे। भाई X से Y तक जाना है मुझे। X पर पोटेंशियल है Vx, ये सोचा कि हाई है। जब तुम्हें इस किनारे से उस किनारे जाना हो तो एक किनारा हाई है, दूसरा कैसा है, लो है। तो हाई वाले को प्लस में, लो वाले को माइनस में। तो चलो मैंने x वाले को हाई समझा हुआ है, तो ये Vx हो गया। आगे बढ़ा तो प्लस से माइनस, तो मुझे बैटरी का वोल्टेज मिला माइनस का ही। फिर मैं और आगे बढ़ा तो मुझे छोटा सा रेजिस्टेंस मिला, उस पर कितना होगा, IR, करंट के साथ होना इसलिए। फिर मुझे लास्ट में क्या मिला, Vy मिला। तो x को मैंने हाई समझा था तो y को लो समझूंगा। सारी वोल्टेजेस आ चुकी हैं, साइन लग चुके हैं, और अब इनका समेशन शुड बी 0। फिर चाप का वोल्टेज लॉ,
ये आ गया Vx माइनस का Vy इज इक्वल टू E प्लस IR। नाउ दिस इज द PD। PD मींस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कैपिटल V बराबर E प्लस IR। देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ का I चार्जिंग करंट है और वहां का I क्या है, सप्लाई करंट है। क्लियर ये बात? तो जब बैटरी को आप चार्जिंग में डालते हो तो बैटरी के पास कितना पीडी होता है, और जब बैटरी को आप खर्च करते हो तो कितना पीडी होता है, ये हमने डिस्कशन किया। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? बैटरी की शॉर्ट सर्किटिंग कर देना, बैटरी की शॉर्ट सर्किटिंग कर देना या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की शॉर्ट सर्किटिंग कर देना। इस पर भी क्वेश्चन होता है कि हमने सर्किट बनाया है लेकिन हमने बैटरी में शॉर्ट सर्किटिंग कर दी है, और या फिर एक्सटर्नल के रेजिस्टेंस में शॉर्ट सर्किटिंग कर दी है। जरा इसको देख लें, समझ लें क्या है। तो ये हमने बैटरी तैयार की है, जनरली बैटरी खर्च के लिए ही है। तो ये बैटरी के पास EMF है, छोटा R है, अभी स्विच बंद है इसका, और ये एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस है। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो खर्च इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा, बैटरी से करंट निकलने लगेगी, खर्च रेजिस्टेंस में हो जाएगी। तो इसको जैसे हमने ऑन किया तो करंट आने लगी भाई, और ये रेजिस्टेंस अगर एक सीलिंग फैन है तो चल रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस एक बल्ब है तो जल रहा है। तो केस नंबर 1, शॉर्ट सर्किटिंग टेक प्लेस इन बैटरी। ये स्टेटमेंट आता है कि बैटरी की शॉर्ट सर्किटिंग कर दी गई है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट कितनी है। अभी जब तुमने शॉर्ट सर्किटिंग नहीं करी है तब करंट कितनी है, I बराबर E अपॉन R प्लस स्मॉल r। मिल चुका है अभी थोड़ी देर पहले किरचॉफ लॉ से। सप्लाई करंट कितनी थी, I बराबर E अपॉन R प्लस R। लेकिन अगर हमने बैटरी की शॉर्ट सर्किटिंग कर दी है तो बताइए इलेक्ट्रिक करंट कितनी है। तो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है, यहां पे इसको बताते हैं आपको, 0 ओम वायर को किसी के अक्रॉस जोड़ देना, किसी के अक्रॉस जोड़ना मतलब शॉर्ट सर्किटिंग करना, मतलब शॉर्ट सर्किटिंग करना। जैसे आप 0 ओम वायर का एक वायर लेते हो और किसी के अक्रॉस में जोड़ देते हो, जिसके अक्रॉस जोड़ देते हो वही हो जाता है शॉर्ट सर्किट। चलो दिखाते हैं इसको, केस नंबर 1 को। अच्छा खासा रेजिस्टेंस करंट ले रहा था, बैटरी से करंट जा रही थी, रेजिस्टेंस में खर्च हो रही थी, एंड प्लस माइनस कैपिटल R। अब हमने 0 ओम वायर लिया, इसके किनारों पर जोड़ दिया, बैटरी के किनारों पर। ये 0 ओम वायर है, 0 ओम वायर। अब देखिए करंट कितनी चालाक है। करंट को अगर कभी मौका मिले कि इस रास्ते पर रेजिस्टेंस मिलेगा, इस रास्ते पर नहीं मिलेगा, तो करंट हमेशा किस रास्ते पर चलती है, 0 ओम वाले रास्ते पर चलती है। ये भी ओम्स लॉ से पता चलता है। देखो ना, I बराबर क्या होगा, V बाई R। सोचो अगर कहीं पर R 0 हो तो I कितना होगा, अनंत। यानी सारी की सारी करंट हमेशा उसी रास्ते पे चली जाएगी जिसके पास 0 होगा। तो देखो करंट निकली, बैटरी से करंट निकली। अब करंट निकली तो करंट ने देखा कि इस रास्ते पर जाएंगे तो ओम पड़ा हुआ है, इस रास्ते पर चलेंगे तो 0 ओम है। वो किस रास्ते पर चलेगी, तो यानी कि बैटरी की शॉर्ट सर्किटिंग कर देने से क्या बेचारे एक्सटर्नल को करंट मिल पाती है। तो ये जो बल्ब है या ये सीलिंग फैन है, ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। बोलो अब करंट कितनी हो जाएगी, तो I बराबर E अपॉन छोटा, क्योंकि स्मॉल कैपिटल R तो पिक्चर में ही नहीं है ना, करंट ले ही नहीं रहा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर E बाई R। अगर आपने बैटरी की शॉर्ट सर्किटिंग कर दी है तो करंट की वैल्यू ये आ गई। केस नंबर सेकंड, शॉर्ट सर्किटिंग करी जा रही है, टेक प्लेस इन एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में शॉर्ट सर्किटिंग कर देते हैं। इसका भी डायग्राम यही बनाते हैं। रेजिस्टेंस ये है, बैटरी है, ये इंटरनल है, इसका E है, स्मॉल r है, कैपिटल R।
0 ओम वायर उठाया और इसके क्रॉस में डाल दिया, 0 ओम वायर ले लीजिए, जिसके क्रॉस में डाल दोगे इसको वही हो गया शॉर्ट सर्किटेड। यहां पर कैपिटल आर के क्रॉस में डाला है इसको, तो कैपिटल आर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड। करंट चली हाई से चलती है हमेशा, यहां तक आई, इसने देखा इस रास्ते पे तो ओम है, बट इस रास्ते पर क्या 0 ओम है, सारी करंट कहां चली जाती है। एक बार फिर से बेचारे कैपिटल आर को करंट मिल पाई, नहीं मिल पाई, अभी भी आई बराबर क्या होगा, ई बाई आर। यानी चाहे तुम बैटरी की शॉर्ट सर्किटिंग करो, चाहे एक्सटर्नल की शॉर्ट सर्किटिंग करो, दोनों केस में करंट क्या है, I इक्वल टू E बाई आर। किसकी इंटरनल, तो तुमने कहा कि छोटे वाले की कर दें, ये इंटरनल कहाँ है, बैटरी के अंदर है, जा कहां पाओगे वो, और किस फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, लिक्विड के फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो जो रुकावट आ रही है तो उसका कोई आपके पास में सॉलिड वैल्यू नहीं है। वो जैसे ही बैटरी काम कर रही है, ये रेजिस्टेंस वहां पर भी काम कर रहा है, बैटरी काम नहीं कर रही तो ये रेजिस्टेंस भी काम नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये दो स्टेप्स क्लियर ये बात। तो बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन चलता है यहां पर। सबसे पहले करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सही कनेक्शन का क्या मतलब है। तो जैसे अगर आपसे कहा जाए कि रॉन्ग कनेक्शन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बैटरी को आप जोड़ रहे हो लेकिन रॉन्ग कनेक्शन का क्या मतलब है, तो रॉन्ग कनेक्शन इन सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब सेम पोलैरिटी प्लस माइनस, ये अल्टरनेट पोलैरिटी है, प्लस प्लस ये क्या हो गया सेम, नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो गया सेम। और करेक्ट कनेक्शन इन सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब अल्टरनेट पोलैरिटी। तो फिलहाल हम अपनी तरफ से रॉन्ग कनेक्शन नहीं जाएंगे, कभी कभी न्यूमेरिकल में मिलेगा तो उसको डील करते हैं कैसे। फिलहाल हम आपके लिए दो बैटरी ले रहे हैं। पहली बैटरी इंटरनल R1 है, EMF E1 है, दूसरी बैटरी इंटरनल R2 है और ये E2 है, इनको सीरीज में जोड़ना था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है हमने, तो मुझे रॉन्ग कनेक्शन नहीं चाहिए, सही कनेक्शन चाहिए, प्लस माइनस और फिर से प्लस माइनस, अल्टरनेट पोलैरिटी। ये हो गया R1 साथ में E1 और ये हो गया E2 साथ में R2। बैटरी का कनेक्शन तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको एक्सटर्नल के साथ जोड़ दीजिए, जो इसको इन्वेस्ट करे, खर्च करे। तो ये एक्सटर्नल का R हो गया कैपिटल। अब करंट चलेगी। एक बात का ध्यान रखना कि अगर तुमको कहीं पर एक साथ किसी ब्रांच में एक साथ दो या दो से ज्यादा बैटरी दिखाई दे, तो आप जो है इसकी अलग से करंट, इसके अलग से करंट बस सोचा करो। जैसे आप ये सोचो कि ये I1 करंट देगा, ये I2 देगा, ऐसे अगर करोगे तो चीजें टिपिकल हो जाएंगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया करो, मतलब ये दोनों लोग मिलके कितनी करंट देंगे, दैट इज द I। ठीक है ना, इसको I1 इसकी I2, तो अलग अलग जाओगे तो टिपिकल हो जाएगा। तो ये बात आप सुनिए और अच्छे से दिमाग में बिठाइए। कहीं पर किसी जगह पर किसी हिस्से में दो या दो से ज्यादा बैटरीज थी, एक साथ थी, अगल बगल थी, तो आप इनकी अलग अलग करंट मत लिया करो, बल्कि इनका पूरा क्या लो, कंबाइंड एफर्ट्स। तो हमने कहा कि इन लोगों ने मिल करके जो करंट दी है वो I है, ये I करंट चल दी भाई, और सप्लाई करंट आने लगी, और जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वाला है अगर वो एक सीलिंग फैन है तो काम करने लगा। चलो किरचॉफ का एक चक्कर फिर लगाते हैं। किरचॉफ के लॉ में इस सर्किट का एक चक्कर फिर से लगाते हैं। जैसे हम चक्कर लगाएंगे वैसे मैंने आपको वे बता दिया। रास्ते में मिलने वाले जितने भी पोटेंशियल्स हैं उन सबका जो है वैल्यूएशन करेंगे, साइन कन्वेंशन करेंगे, सबको लिखेंगे, फिर उसके बाद टोटल बराबर 0।
तो सबसे पहले मुझे ये मिला, कितना वोल्टेज है, आई आर। फिर चले तो ये मिला आई आर टू, और आगे मिले चले तो माइनस से प्लस ई टू, और आगे गए तो माइनस का आई आर वन, करंट के साथ है इसलिए, और तो माइनस से प्लस, प्लस का ई वन। क्या सारी पोटेंशियल्स वैल्यू लिखी जा चुकी है? बोलो, साइन के साथ। तो वोल्टेज लॉ कहता है कि सबका समेशन जीरो में डाल दो, कर दिया जीरो। तो देखोगे आप, समझोगे तो पता चलेगा E1 प्लस E2 बराबर आई कैपिटल आर, आई R1, आई R2। आई कॉमन लेके निकालो तो कितना आएगा, E1 प्लस E2 अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। देखो जब एक बैटरी थी तो फार्मूला ये आ रहा था, E बाई आर प्लस स्मॉल आर, ये आ रहा था। जब दो बैटरी है तो ये आने लगा। मैचिंग करो भाई इससे। इसका मतलब हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जहां पर E था वहां पे क्या आ गया, E1 प्लस E2 यानी टोटल EMF। ठीक है ना? तो क्या सीखने को मिला? सीखने को मिला कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स E टोटल बराबर होता है सिग्मा E। सिग्मा E का मतलब क्या है भाई, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन, जितनी भी बैटरी है। यहीं पर अगर कनेक्शन बनाते समय कोई बैटरी गलत जुड़ गई है तो जो बैटरी गलत जुड़ गई है उसको किस में रखेंगे, माइनस में। ठीक है ना? अपनी तरफ से हम सही कनेक्शन लेके चल रहे हैं। बट अगर क्वेश्चन कहता है कि 12 सेल जोड़े थे लेकिन उसमें से 2 गलत हो गए, तो जो 2 गलत होगा उनके ईएमएफ क्या कर देंगे, नेगेटिव में कर देंगे। और आप देखिए यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या है, R1 प्लस R2। तो स्मॉल r टोटल की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r टोटल सिग्मा कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस। अब फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का है, या लिखो जरा सा क्वेश्चन लिखो। इलेक्ट्रिक सेल्स पहले ब्रैकेट में 20 वोल्ट 1 ओम। इलेक्ट्रिक सेल्स ब्रैकेट में 20 वोल्ट 1 ओम, ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में 10 वोल्ट 3 ओम, ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में 50 वोल्ट 6 ओम, लिखा भी है बोर्ड पर। इलेक्ट्रिक सेल्स ब्रैकेट में ये, पहले ब्रैकेट में ये, दूसरे ब्रैकेट में ये, तीसरे ब्रैकेट में ये, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज with external resistance, with external resistance 5 ohm, with external resistance 5 ohm, full stop. Find supply current, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि find current drawn by the combinations, फाइंड सप्लाई करंट। तो अब यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशंस में सेल जोड़े हैं, लिखा है क्वेश्चन में कि नहीं, ये लिखा है। ये तीनों के तीनों सेल किस में डालेंगे, सीरीज में। तो अब आप किरचॉफ जो है ये पूरा काम मत करो, सीधे फंडा लगाओ। कौन सा, आई बराबर ई टोटल अपॉन में कैपिटल आर टोटल प्लस का स्मॉल आर टोटल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में ई टोटल क्या होगा, सिग्मा ई। कितने सेल है, 3, तो E1 प्लस E2 प्लस E3। क्या किसी को भी गलत कनेक्शन के लिए कहा गया है, नहीं, अपने मन से सही कनेक्शन। E1 मींस 20, E2 मींस 10, E3 मींस 50। कितना आ गया, कितना आ गया, 80 वोल्ट आ गया। स्मॉल आर टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्मॉल आर
R1 प्लस R2 प्लस R3, स्मॉल r1 1 3 6, कितना आ गया 10। अब यहाँ वैल्यू रख दो। ई टोटल तुमने 80 निकाला है, स्मॉल r टोटल तुमने 10 निकाला है, और एक्सटर्नल का r कितना है 5 है, कितना आ गया 80/15। सॉल्व हो जाएगा, बोलो क्लियर ये बात। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स की, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रॉन्ग कनेक्शन का क्या मतलब होता है? रॉन्ग कनेक्शन का मतलब होता है अल्टरनेट पोलैरिटी, अल्टरनेट पोलैरिटी, और सही कनेक्शन का मतलब होता है सेम पोलैरिटी, प्लस प्लस एक तरफ, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में कई सारे सेल थे जिनको कि हमने पैरेलल में जोड़ दिया, और अगर हमने इनको ऐसे जोड़ दिया लाइक दिस, जरा ध्यान दें, पहला वाला सेल, दूसरा वाला सेल, देखिए ये प्लस तो ये भी प्लस है, और ये माइनस है तो ये माइनस है, ये सही कनेक्शन है। प्लस 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 एक तरफ, नेगेटिव 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 एक तरफ, यानी सेम पोलैरिटी वन साइड, सेम पोलैरिटी अदर साइड, तो ये सही कनेक्शन है। और अगर पता चला कि प्लस 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 और एक नेगेटिव, तो ये क्या हो गया गलत वाला। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर दो सेल लिए जा चुके हैं जो कि सीरीज में नहीं है, पैरेलल में। ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। अब मैंने इस पूरे सिस्टम को एक्सटर्नल से जोड़ दिया भाई, ये लीजिए एक्सटर्नल कैपिटल A। पैरेलल में जब दो या दो से ज्यादा सेल हो तो फिर आप उनकी अलग अलग करंट ही काउंट करो। जैसे इस वाले सेल ने I1 करंट दी, यहां पर आई, इस वाले सेल ने I2 करंट दी। देखो यहां पे जंक्शन रूल लगाओ तो ये कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2। क्या फंडा, जंक्शन पे टोटल आने वाला, जंक्शन पे टोटल जाने वाला। I1 प्लस I2 ये टोटल करंट है, से I, ये I करंट रेजिस्टेंस में जा रही है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे चक्कर लगाता हूँ, सारी वोल्टेजेस लिखता हूँ, ध्यान देना भाई। इस पॉइंट का नाम है कैपिटल A, इसका नाम है J, इसका नाम है K, एंड दैट इज कैपिटल B, एंड दिस वन इज M। तो पहले मैं जिस लूप में चक्कर लगा रहा हूँ कैसे लगा रहा हूँ वो भी देखना। मैं A से J जाऊंगा, J से K जाऊंगा, और K से B जाऊंगा, फिर B से A जाऊंगा, फिर B से A जाऊंगा, और रास्ते में मिलने वाले जितने भी पोटेंशियल्स होंगे सबको लिखूंगा। तो चलता हूं, A से J कुछ नहीं मिला, फिर J से K IR मिला, IR माइनस में, फिर आगे है तो यहां पर जो करंट है I बराबर क्या है I1 प्लस I2। तो इस वाली ब्रांच की I2 यहां चली जाएगी और इसकी I1 यहां चली जाएगी। तो यहां पर मिला माइनस का I1 R1 और गए माइनस से प्लस, तो ये आ गया प्लस का E1। सारी वोल्टेजेस आ चुकी हैं, शुड भी जीरो कर दिया। तो यहां से आ गया E1 माइनस IR I1 R1, I1 बराबर हो गया E1 माइनस IR अपॉन में R1, ये आ गया। अब मैं कैसे मूव करूंगा, मैं M से A जाऊंगा, A से J जाऊंगा, J से K, K से B, और फिर B से N जाऊंगा, और फिर N से M जाऊंगा। इस रास्ते पर चलूंगा, रास्ते में मिलने वाली सारी वोल्टेजेस को काउंट करूंगा साइन के साथ। चलता हूं, M से A कुछ नहीं मिला, A से J कुछ नहीं मिला, इसको आगे बढ़े तो IR मिला। उसके बाद चलते गए, B से N कुछ नहीं मिला, I2 R2 मिला, फिर ये माइनस से प्लस, प्लस का E2 मिला, समेशन शुड भी 0 0 कर दिया। तो यहां से आ गया E2 माइनस IR बराबर I2 R2, ये आ गया I2 बराबर E2 माइनस IR अपॉन में R2, इक्वेशन नंबर 2, ये 1 थी।
मेरा मेन पर्पस है कि जो सप्लाई करंट है वो आई है वो निकाला जाए। तो आई जो है वो I1 और I2 के मिलने से बनी है, समेशन से बनी है। तो अब इक्वेशन 1 में I आ चुका है, I1 आ चुका है, इक्वेशन 2 में I2 आ चुका है। अच्छा, हमें पता ही है कि I बराबर क्या है, I1 प्लस I2। अब I1 की वैल्यू यहां रख दीजिएगा, I2 की वैल्यू यहां रख दीजिएगा, चीजों को सॉल्व करिएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा सॉल्व करने पर I बराबर E1 बाई R1 E2 बाई R2 होल बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होल बाई, सॉल्व करके जरूर देखिएगा अगर आप इसको पहले आपने नहीं किया है। और ये आएगा कैपिटल R प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R, ये रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट आया है वो देखो, और जो तुमने सिंपल सा पढ़ा है उसको देखो और फिर कंपेयर करो। हमने तो ये पढ़ा, तो जहां पर ये ईएमएफ था उसकी जगह पे ये आ रहा है, जहां पर कैपिटल आर था वहां पे कैपिटल आर ही है, और जहां पे स्मॉल आर है वहां पे ये आ रहा है। तो कंपेयर कर लो, यानी कि ईएमएफ की जगह पर क्या आया है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यानी कि ये टोटल ईएमएफ है। ये क्या है, टोटल ईएमएफ। तो जो सीखने को मिला उसी को पिक कर लो फ्यूचर के लिए, क्योंकि वहां पर बार बार तो किरचॉफ लगाओगे नहीं। तो क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ई टोटल की जगह पे क्या दिख रहा है, ई टोटल की जगह पे दिख रहा है सिग्मा ई बाई आर अपॉन सिग्मा 1 बाई आर, बी एल आर, देखिएगा। और अगर हम 3 सेलों की बात करें तो E1 बाई R1, E2 बाई R2 और E3 बाई R3, 3 से ज्यादा के लिए बात करें तो एंड सो ऑन, और 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 एंड सो ऑन। ये ई टोटल जगह पे दिख रहा है। आप देखो ना, आप दो इक्वेशंस में I1 I2 रख करके पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा, जो तुमने पढ़ा उससे कंपेयर करो। यहाँ पे होता है ई टोटल, तो टोटल वाले की जगह पे ये दिख रहा है। यहाँ पे होता है कैपिटल आर का टोटल, उसकी जगह पे वही दिख रहा है। और यहाँ होता है स्मॉल आर टोटल, तो ये दिख रहा है, तो उसी को कंपेयर करके लिख डालो। और स्मॉल आर टोटल की जगह पे क्या दिख रहा है, 1 अपॉन सिग्मा 1 बाई आर, मतलब 1 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस एंड सो ऑन। अगर इस पूरी सिचुएशन में कोई सेल गलत जुड़ गया है, आप उस पर्टिकुलर ईएमएफ को किस में डालोगे, माइनस में। ठीक है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस पर आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स पर क्वेश्चन ज्यादा पूछने का चांस है। तो उस पर कौन से क्वेश्चंस आएंगे, उस पर एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि बहुत सारे सेल हैं जो कि आइडेंटिकल है और पैरेलल में जोड़े गए, और एक क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारे सेल्स हैं जो कि ग्रुप्ड कनेक्शन में रखे गए हैं, उनका जो कॉम्बिनेशंस किया गया है वो मिक्स्ड वाला किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में जोड़े जाएं तो ई टोटल क्या आता है, सप्लाई करंट क्या आती है, स्मॉल आर टोटल क्या आता है। ध्यान देना भाई, एन आइडेंटिकल सेल्स है। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब होता है सभी के ईएमएफ एक जैसे, ईच ईएमएफ बराबर ई, सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक जैसे, ईच इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर स्मॉल आर। इनको हमने डाल दिया है पैरेलल में। केस फर्स्ट, आर इन पैरेलल। तो देखिएगा भाई, ई टोटल कैसे निकलता है पैरेलल में, सिग्मा ई बाई आर सिग्मा 1 बाई आर। ओपन करिए, E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3,
E4/R4 कितने बार, n बार आएगा। बोलो यार, 4 सेल होंगे तो E4/R4 और सभी का EMF E है, सभी का इंटरनल R है, तो n बार ऊपर आएगा। और यहां से क्या आएगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, बट ईच एंड एवरी इज इक्वल टू R, ये भी n बार आएगा। तो E टोटल आएगा, ऊपर से E/R कॉमन कर लो, अंदर बचेगा n, 1 + 1 + 1 + 1 n बार, नीचे से 1/R कॉमन कर लो, 1 + 1 + 1 वो भी n बार। देखो E, कमाल का सिचुएशन, E टोटल की वैल्यू एक ही सेल के EMF के बराबर आ रही है। पैरेलल वाला केस चल रहा। स्मॉल r टोटल क्या था, स्मॉल r टोटल था 1/σ1/r, क्या आएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस एंड सो ऑन, n बार, n टाइम्स। क्या आया यहां से r टोटल की वैल्यू, 1/1/r कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, n, 1 1 1 n बार आएगा। r ऊपर चला जाएगा, r/r। हमारी मुट्ठी में r टोटल है, हमारी मुट्ठी में E टोटल है, तो सप्लाई करंट I बराबर होगा E टोटल अपॉन में कैपिटल R टोटल प्लस का स्मॉल r, निकल जाए। अगर यही सारा केस हम सीरीज में डाल दें, आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में डाल दें, केस नंबर 2 इन सीरीज, तो सीरीज में E टोटल कैसे निकलता था, सिग्मा E से निकलता था, E1 + E2 + E3 + E4 कितने बार, n बार, और यहां से E टोटल आ जाएगा, E कॉमन लोगे तो अंदर n बचेगा, यानी n 1 1 1 n बार होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्मॉल r टोटल कैसे निकलता था, सिग्मा R1 + R2 + R3 + एंड सो ऑन, तो r टोटल की वैल्यू आ जाएगी, r कॉमन लोगे है ना, एक बार फिर से फंडा लगाओगे, I निकलेगा, सप्लाई करंट आ जाएगी। आइडेंटिकल सेल्स की बात होती है तो ठीक है। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स, तो सेलों की दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसको करने के लिए सारी चीजें ये हमें पता होनी चाहिए, तभी वो सब बन पाएगा। क्या है भैया मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स का क्वेश्चन क्या है, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग्स ऑफ सेल, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आपके यहाँ ये जो सिलेबस में है वो सिमेट्रिकल वाला केस है। मिक्स्ड ग्रुपिंग का जो केस है वो सिमेट्रिकल है। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आपके सिलेबस में सिमेट्रिकल वाला केस है, सिमेट्रिकल केस है। अब तुमने पूछा सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर सीरीज में अपने आपने जो है 10 सेल जोड़ दिए, अगली जो लाइन बनेगी उसमें भी कितने होंगे 10, उसके बाद जो लाइन बनेगी उसमें भी कितने होंगे 10। ध्यान देना सारे सेल आइडेंटिकल हैं, तो सेल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट डॉट डॉट, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट। ये मैंने कितने सेल जोड़े हैं, क्या नंबर है, तो मैं यहां लिख देता हूं साइड में कि मैंने x सेल्स लिए हैं इन सीरीज, सीरीज में मैंने x सेल जोड़े हैं, यानी ये जो नंबर है वो x है, तो x सेल को सीरीज में जोड़ दिया, तो जो अगली लाइन बनेगी वो भी कितने सेलों की बनेगी, x। ये सिमेट्रिकल का मतलब है। ये रहा सेकेंड लास्ट और ये लास्ट। ये x सेल की दूसरी चेन है, पहली चेन ये थी, दूसरी चेन ये थी। ये रही x सेल की तीसरी चेन, x सेल की तीसरी चेन।
ऐसे चलता रहा, प्रोसेस चलता रहा, और ये रही एक्स सेल की आखिरी चेन, एक्स सेल की आखिरी वाली चेन है, एंड ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस. तो ये देखिएगा, ये रही पहली ब्रांच, ब्रांच 1. ये रही दूसरी ब्रांच एक्सएलओ की, ब्रांच 2. ये रही तीसरी ब्रांच, ब्रांच 3, फिर ब्रांच 4, ब्रांच 5, डॉट डॉट डॉट. ये रही लास्ट ब्रांच, और इस लास्ट ब्रांच का नंबर है ब्रांच वाई. तो यहां पर जो एक्स सेल हैं वो सीरीज में जोड़े गए हैं, एंड इसी तरीके की देयर आर सिमिलर वाई पैरेलल ब्रांचेस. इस तरीके की टोटल कितनी ब्रांचेस है वाई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. एक्स सेल सबके सब सेल आइडेंटिकल है. इसका भी ईएमएफ ई है. यहां पे इसको एक एक लिखे ना, बल्कि ईच सेल का जो ईएमएफ है वो ई के बराबर है, और ईच इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर के बराबर है. इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर. तो अब जरा इसको मैं छोटा कर देता हूं. देखो ये बड़ा सा सर्किट है. पहली वाली ब्रांच में कितने सेल सीरीज में? एक्स सेल. तो जब एन सेल सीरीज में होते हैं तो टोटल ईएमएफ क्या होता है? एन ई. यहां पर ये टोटल ईएमएफ क्या होगा? एक्स ई. और टोटल इंटरनल क्या होगा? एक्स आर. पहली ब्रांच का काम पूरा होगा. पहली ब्रांच छोटी होगी. दूसरी वाली ब्रांच में भी कितना ईएमएफ होगा? एक्स ई. इंटरनल कितना होगा? एक्स आर. दूसरी ब्रांच हो गई. तीसरी वाली ब्रांच में भी एक्स ई, टोटल ईएमएफ, और इंटरनल हो जाएगा एक्स आर. और फिर उसके बाद में लास्ट वाली ब्रांच, लास्ट वाली ब्रांच में भी एक्स ई और एक्स आर. तो ये एक्स ई एक्स ई एक्स ई एक्स ई ईएमएफ पैरेलल में है. बोलो. अभी तुमने देखा था कि आइडेंटिकल सेल जब पैरेलल में जुड़े थे तो उनका ईएमएफ ई टोटल कितना आया था? ई के बराबर आया था. तो फाइनल का जो ई टोटल आएगा वो किसके इक्वल आएगा? ई के बराबर आएगा, या एक्स ई के बराबर आएगा? एक्स ई बराबर आएगा. तो फाइनल का जो ई टोटल है दैट विल बी एक्स ई, क्योंकि एक्स ई एक्स ई एक्स ई के पैरेलल में जितने भी लोग होते हैं, तो अभी इसके ठीक पहले हम लोगों ने एक काम किया था, उसमें देखा था रिजल्ट वही रहता है. अब स्मॉल आर टोटल कितना आएगा वो देखें जरा सा. पैरेलल में स्मॉल आर टोटल, स्मॉल आर टोटल कैसे निकलता था? 1/σ1/r. याद है? डीएलआर ध्यान देना. सिग्मा 1/r, 1/r1. r1 मींस xr, r2 मींस r3 मींस कितने बार? y बार. कितने बार? y बार. तो 1/r1 xr, xr y बार, y टाइम्स. यहां से आया r टोटल 1/xr कॉमन ले लीजिए, अंदर रह गया y. 1 + 1 + 1 y बार आएगा. तो 1 + 1 जितने बार ऐड होता है उतनी वैल्यू मिल जाती है. तो लीजिए r टोटल की वैल्यू आ गई rx/y. स्मॉल r टोटल आ गया rx/y. अब अगर कोई न्यूमेरिकल आप करते हैं और आप यही भूल जाते हैं कि x क्या था y क्या था, तो फिर इस मेहनत का कोई फायदा नहीं है. आप एक न्यूमेरिकल की तरफ देख रहे हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अब आपके पास ई टोटल आ चुका है. मिक्स्ड ग्रुपिंग में ई टोटल आ चुका है, और ई टोटल बराबर है एक्स ई एन. व्हाट इज एक्स? नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशंस. स्मॉल आर टोटल आ चुका है rx/y, एंड व्हाट इज y? उसी तरीके की टोटल पैरेलल ब्रांचेस y. और x into y क्या होता है? x into y होता है टोटल सेल्स.
कुल कितने सेलों का इस्तेमाल किया गया वो x इंटू वाई से निकलेगा। इसके सपोर्ट में मैं एक मैथमेटिकल एग्जांपल दे देता हूं, उससे समझ लो बात को। देखो, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ओके। फिर पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, उसके बाद फिर से पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, चार चार सेल सीरीज में चल रहे हैं। फिर पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, फिर से पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। ये मिक्स ग्रुपिंग तैयार होगी सिमेट्रिकल वाली। बताओ x की वैल्यू कितनी है? 4। सीरीज में कितने सेल है? 4। कितनी ब्रांचेस है? 1 2 3 4 5। y बराबर कितना है? 5 4 जा 20 आएगा। जरा कुल सेल गिनो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे 20, यानी x इंटू वाई कर लो तो क्या बन जाते हैं? टोटल सेल्स। तो अब मिक्स ग्रुपिंग में ई टोटल तुम्हारे पास होगा, मिक्स ग्रुपिंग में तुम्हारे पास स्मॉल आर टोटल होगा, मिक्स ग्रुपिंग में x इंटू वाई टोटल सेल्स होंगे। क्या रह गया? सप्लाई करंट। तो सप्लाई करंट I बराबर होता है ई टोटल अपॉन में कैपिटल आर टोटल और प्लस स्मॉल आर टोटल। ई टोटल है XE, R total is R, small r total is RX by Y। ठीक है, अब आप सप्लाई करंट निकाल सकते हो। कभी कभी एक स्टेटमेंट देते हैं कि सप्लाई करंट इज मैक्सिमम, सप्लाई करंट इज मैक्सिमम। अगर कभी ऐसा हो जाए कि सप्लाई करंट मैक्सिमम है तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एक तो ये स्टेटमेंट वाइज बात हो गई, बट इसका मतलब है कि अगर सप्लाई करंट मैक्सिमम है तो मींस मतलब कैपिटल आर टोटल बराबर है स्मॉल आर टोटल। ये मतलब है इसका। कैपिटल आर टोटल क्या है? एक्सटर्नल का, स्मॉल आर टोटल क्या है? इंटरनल। तो अगर आपको कहीं पर ये सिचुएशंस मिलती है तो इसका मतलब ये, ठीक है। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, क्योंकि अभी आप रिवीजन में जब आगे जाओगे तो पावर बराबर होता है I स्क्वायर R। अगर I मैक्सिमम होगा तो पावर भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये तो था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुल मिला के सेल्फ पर जितना भी रिवीजन होना चाहिए वो। नेक्स्ट सर्किट है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज जब पूरा डिस्कशन होगा तो ये सर्किट क्या करता है ये पता चल जाएगा, कैसा दिखता है ये भी पता चल जाएगा, और ऑपरेशन इसका क्या है वो कैसे, वो किस तरीके का होता है ये पता चल जाएगा। तो आपको इस सर्किट को बनाने के लिए पहले रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट्स में हमको 4 रेजिस्टेंसेस चाहिए, जिनमें से हैबिट में एक P होगा, दूसरा Q होगा, तीसरा R होगा, चौथा S होगा। P Q R S। और हमको गैल्वेनोमीटर चाहिए। गैल्वेनोमीटर छोटी करंट को रीड कर सकने की इसकी काबिलियत होती है गैल्वेनोमीटर की। आमीटर छोटी करंट रीड नहीं कर पाता। और क्या चाहिए? कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, स्विचेस चाहिए, इलेक्ट्रिक बैटरी चाहिए, सेल चाहिए। अब जब आपने इतना कर लिया बंदोबस्त तो फिर देखो व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे बनता है। तो सर्किट का फॉर्मेशन, अगली हेडिंग हम डाल देंगे सर्किट फॉर्मेशन। तो सर्किट फॉर्मेशंस में मेन काम सर्किट बनाना होगा, लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। तो व्हेन 4 रेजिस्टेंसेस PQRS for geometry such as then we had wheat stone bridge
सच एज में कैसे आप बना के दिखाते हैं, चारों रेजिस्टेंस मिल करके एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये P है, ऊपर के दोनों पड़ोसी रेजिस्टेंसेस को एडजेसेंट को मैं P और Q लिखूंगा और नीचे के दोनों पड़ोसी रेजिस्टेंसेस को मैं R और S लिखूंगा एडजेसेंट। तो बन गया है चारों रेजिस्टेंसेस का पैरेललोग्राम। अब डायगोनल डायगोनल, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, तो किसी डायगोनल में गैल्वेनोमीटर जोड़ दीजिए, बचे हुए डायगोनल्स में बैटरी जोड़ दीजिए, स्विचेस जोड़ दीजिए। ये बन गया व्हीटस्टोन बेस सर्किट, सर्किट फॉर्मेशन। सर्किट फॉर्मेशन के बाद में सर्किट ऑपरेशन। तो सर्किट फॉर्मेशन हो गया है, अब सर्किट ऑपरेशन पर चलते हैं। तो सर्किट ऑपरेशन में आप जो है मेन स्विच ऑन कर दीजिए। अब सर्किट ऑपरेशन, तो सर्किट ऑपरेशन में ये जो मेन स्विच है वो ऑन हो चुका है और बैटरी से करंट चलने लगी है। फिर करंट अपना जो है सोच समझ करके कहां क्या किस तरीके से चलना है। तो यहां से अगर आई करंट है तो देखो यहां से कुछ हिस्सा करंट का इधर चला गया, मान लिया वो I1 है, और कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ चला गया, वो I2 है। I2 अपना चला जा रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचा। इस टर्मिनल का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D। तो I1 पहुंचा यहाँ पर, B पर पहुंचा, I2 पहुंचा D पर। किसी एक को ब्रेक होना पड़ेगा। अगर तुमने I2 को ब्रेक कर दिया तो I1 को मत ब्रेक करो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता ना। जैसे सपोज कर लो ये कोई रास्ता है और यहां से कोई चीज फ्लो करके आ रही है और यहां से कोई चीज फ्लो करके आ रही है, तो ऐसा नहीं होता ये भी फ्लो करे और ये भी फ्लो करे। अगर ये हैवी होगी तो फ्लो इसी तरफ होगा, और अगर ये हैवी होगी तो फ्लो इस तरफ होगा। अगर ये हैवी है तो फ्लो कैसा होगा, नीचे की तरफ। अगर ये हैवी होगा तो फ्लो कैसा होगा, ऊपर की तरफ। इसी तरीके से I1 आ चुका है, यहां तक आ चुका है I1, इस जगह तक I1 पहुंच चुका है। अगर I1 हैवी हुआ तो I1 जीतेगा, तो I1 का कुछ पार्ट यहां चला गया, I3 यहां क्या रह गया, I1 माइनस I3। तो I3 जब फ्लो करेगा यहां पहुंचेगा तो I2 के साथ मिल करके यहां क्या बना देगा, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। अगर आप I2 को हैवी मानते हो तो I2 को तोड़ देना, I1 के साथ मिला देना। हमने I1 को हैवी माना, तो जैसे ये I3 नाम की करंट इस गैल्वेनोमीटर में पहुंचेगी, गैल्वेनोमीटर में जो सुई होगी वो तुरंत जो है बता देगी इतनी वैल्यू करंट है। सीधा होना मतलब 0 एम्पीयर, यहाँ पे 0 होता है। तो गैल्वेनोमीटर की जो स्केल है वो आपको बताएगी कि इतनी करंट इसमें आ रही है। फिर देखो आगे क्या होगा, यहां पर दोनों फिर से मिलेंगे, कौन कौन, ये और ये। तो यहां पे क्या बनाएंगे, I1 माइनस I3, I2 प्लस I3, I3 कट गए, क्या बचा, I1 प्लस I2। और फिर ये करंट अपना फ्लो करते हुए आगे बढ़ेगी। देखो I1 I2 में ब्रेक हो गई थी और फिर से वही मिल गई। तो ये है सर्किट ऑपरेशन। तो सर्किट ऑपरेशन में हमको केवल मेन स्विच ऑन करना होता है एंड चेक द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सर्किट ऑपरेशन ऑन मेन स्विच, चेक करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्किट, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्किट। इस सिचुएशन में जो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज होता है दैट इज अनबैलेंस कैपेसिटी। फिर हम एक्सटर्नल एफर्ट्स लगा करके इस गैल्वेनोमीटर की करंट को कहां डाल देते हैं, 0 पर। तो सर्किट ऑपरेशन ही चल रहा है, लेकिन अभी तुमने जो है अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखा है। सर्किट ऑपरेशन में अब बैलेंस व्हीटस्टोन पर आते हैं। तो बैलेंस वाले व्हीटस्टोन पर हम एक्सटर्नल एफर्ट्स करते हैं और उन एक्सटर्नल एफर्ट्स को करने के बाद
हम देखते हैं यहाँ पे करंट जीरो हो गई, कोई करंट नहीं है इस जगह पर। गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में जो करंट थी वो अब नहीं है, खत्म हो चुकी है। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही थी I3 वैल्यू की वो नहीं है, एंड दैट इज व्हाई I1 के लिए ब्रिज बन गया। ये I1 है, ये देखो पुल बना है, I1 ऊपर से निकल गया और ये जो I2 है वो भी अपना निकल गया। इधर पर कहीं कोई फॉलिंग नहीं हुई। पहले क्या हो रहा था कि I1 करंट का कुछ हिस्सा यहाँ गिर गया था, या फिर I2 का भी मान सकते थे, बट अब ये फॉलिंग नहीं हो रही है, एंड दैट इज व्हाई कॉल्ड द ब्रिज। ब्रिज का क्या मतलब है कि अगर ये ब्रिज है तो आप ऊपर से पास हो सकते हो, ब्रिज नीचे से पास हो सकते हो, बीच में आप कहीं गिरने वाले नहीं हो। तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं गिर रही है। ये सारा काम एक्सटर्नल एफर्ट से होता है। तो वो एक्सटर्नल एफर्ट्स क्या है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसके बारे में क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखना चाहिए आपको। तो नाउ बाय यूजिंग एक्सटर्नल एफर्ट्स वी फॉर्म बैलेंस WSB, और जिस समय WSB बैलेंस हो चुका है उस समय गैल्वेनोमीटर में करंट कुछ नहीं है, जीरो होती है। इसका मतलब जो B पर पोटेंशियल है और जो D पर पोटेंशियल है वो एक जैसा है। जो पोटेंशियल B पर है वही पोटेंशियल किस पर है, D पर है। तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अदरवाइज PD का डिफरेंस होगा तो करंट तो फ्लो होगी। चलते हैं A से B के लिए। तो ये आया VA माइनस VB, I1R। A से B के लिए I1R। फिर चलते हैं A से D के लिए, VA माइनस VD, I2R। ये देखो I2R। और D पर जो पोटेंशियल है वो B के बराबर है, VA माइनस VB, I2R। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और ये है आपका इक्वेशन 2, दिस इज द 3 एंड दिस वन इज 1। यहां पर हमने इक्वेशन 1 यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 3। दोनों इक्वेशंस को देखो 2 और 3, लेफ्ट लेफ्ट बराबर, राइट हैंड भी बराबर होंगे। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। A से B गए हैं, A से D गए। चलते हैं B से C के लिए, VB माइनस BC, VB माइनस BC। तो यहां पर हो गया I1Q, I1Q। फिर चलते हैं D से C के लिए। तो D से C के लिए चलते हैं, ये हो गया आपका VD माइनस BC, I2S। एक बार फिर से जहां पर VD है वहां पे VB लिख सकते हो। तो VB माइनस BC, I2S, इक्वेशन नंबर 6 यूजिंग इक्वेशन 1। एक बार फिर से 5 और 6 के लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड बराबर कर लो। I1Q बराबर I2S, इक्वेशन नंबर 7। अब आप देखिए जो ये वाली इक्वेशन है 4 नंबर, और जो इक्वेशन नंबर है 7 नंबर, दोनों को डिवाइड कर लो। तो 4 नंबर डिवाइडेड बाई 7 नंबर, तो P बाई Q बराबर R बाई S। जब VD स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो ऊपर के दोनों पड़ोसी रेजिस्टेंसेस का रेशियो और नीचे के दोनों पड़ोसी रेजिस्टेंसेस का रेशियो कैसा हो जाता है, सेम। P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ठीक है, और इसका रिवर्स भी सही होना चाहिए, क्योंकि अभी तुमने जो ये निकाला है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, ये तब निकाला है ना जब बैलेंस था। तो अगर कहीं पर ये पहले सिचुएशन चेक कर लोगी, अगर कहीं पर P बाई Q R बाई S के बराबर है 100% ये क्या होगा, बैलेंस होगा। लेकिन तभी एक सिचुएशन और आती है, उसके लिए अलर्ट रहिए कि यहाँ पर जो PQRS है उनमें जमीन आसमान का अंतर नहीं होना चाहिए। PQRS should be nearly equal, should be nearly equal। ये मत सोचना, जैसे ये देखो मैं एक डायग्राम बना करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ऊपर का रेजिस्टेंस है 100 ओम और ये है आपका 10 ओम,
इधर है आपका 200 ओम और ये है 20 ओम। बोले क्या ये बैलेंस व्हीट स्टोन है? तो ऊपर के दोनों पड़ोसी 100 ओम बाई 200 1/2, नीचे के दोनों पड़ोसी R/S 10 ओम बाई 20 ओम 1/2। तुमने कहा हाँ ये बैलेंस व्हीट स्टोन है। रियलिटी में ये व्हीट स्टोन ही नहीं, ये व्हीट स्टोन नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हीट स्टोन बनाते समय PQRS के बीच में जमीन आसमान का अंतर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं है? होने वाला ये कि अगर 10 सेकंड में तुमने सर्किट में काम किया है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो कुछ ही मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? और ज्यादा, और इसका भी बढ़ करके कुछ और हो जाएगा। तो थोड़ी देर में ये मिसमैचिंग आने लगेगी। जो तुमको लग रहा है कि P/Q = R/S है, वो कुछ ही मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से वो आपका मिसमैच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट का बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े तो हम चारों रेजिस्टेंसेस को क्या लेते हैं? नियरली इक्वल। नियरली इक्वल का मतलब इक्वल नहीं होता, मतलब जैसे PQRS में एक है 6 ओम, एक है 4 ओम, एक है आपका 5 ओम, एक है आपका जो है समथिंग ओम, आसपास होना चाहिए। ऐसा होने से अगर हीटिंग इफेक्ट इसमें जो है 2% होगा तो बाकी सब में भी कितना रहेगा? 2%। चीजें कैसी रहेंगी? मैनेज रहेंगी। ठीक है ना? ये था आपका व्हीट स्टोन ब्रिज।